जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगेन एक हम बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। तमाम लोग हमको कॉल करके और व्हाट्सएप पे तमाम चीजें भेज करके उन्होंने एक बात पूछी थी। काफी वो परेशान हमें स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है या नेट क्वालिफाई है, या नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, पीएचडी क्वालिफाई किए हैं। उन्होंने हमारे पास तमाम मैसेज भेजे थे और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो लेक्चर्स को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो जेआरएफ क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, सिर्फ नेट क्वालिफाई है, या जो ना तो नेट क्वालिफाई है ना तो जेआरएफ है, सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई है। उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंस है। उतना ही इम्पोर्टेंस उन स्टूडेंट्सों के लिए है जो जिनका ना तो पीएचडी क्लियर हुआ, ना नेट ना जेआरएफ क्लियर हुआ, जो इस बार अगेन एग्जाम देने जा रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंस है। बहुत ध्यान समझिएगा प्रॉब्लम क्या आ रही है। इस चीज को मैं यहाँ डिटेल्स में बात करने जा रहा हूँ। और स्टूडेंट्स ने जिन मुद्दों को उठाया था, बहुत जेन्युइन मुद्दे उन्होंने उठाए थे और ये लगता है परेशानी सबकी है कि कुछ घटनाएं ऐसे विगत साल घटी हैं कि स्टूडेंट जेआरएफ क्लियर है और बेचारा वो एक साल तक पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सका। अपनी स्कॉलरशिप बचाने के लिए 2 साल, एक साल बाद यानी दूसरे साल में कहीं बेचारा स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी इनरोल्ड हुआ, ताकि उसकी जो है वो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो बची रह सके। तो इन्हीं सब प्रॉब्लमों को देखते हुए ना जब ये बवाल मचा तो जो हमारा यूजीसी है ने गाइडलाइन जारी की कि पीएचडी के लिए देयर आर 3 कैटेगरी। पहला जेआरएफ कहा, दूसरा उन्होंने नेट कहा और तीसरा कहा कि जो सिर्फ पीएचडी के लिए है, अब यही लोग जो है पीएचडी करेंगे। उसके बाद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, वो अपने तरह के तमाम नियम और कानून बना रहे हैं। लेकिन फर्दर अवे सबको तो यूजीसी की ही गाइडलाइन माननी है। वो मजबूर हो जाएंगे, जो एनटीए का जो स्कोर कार्ड आएगा उसी के अकॉर्डिंग उनको पीएचडी लेनी पड़ेगी। भले ही एक आध 2 साल वो कुछ कर लें, लेकिन जब एनईपी पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी तो उनकी एक भी नहीं चलेगी। लेकिन अभी जो चीजें चल रही हैं उस पे हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ बीएचयू के लिए चीजें निकाली है, इसकी वेबसाइट अगर आप देखें ध्यान से तो कुछ लोगों ने यहाँ इस चीज पे उनकी आपत्ति ज्यादा थी। जो ये लिखा था, candidate shall provide valid JRF certificate at the time of physical verification of the documents filling with their candidature shall be cancelled। ये जो डी पार्ट इसने लिखा है, इस पर लेकर बेचारे बहुत स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज थे। तो हमने जो नीति निर्धारक है ना उन लोगों से बात की और इस मुद्दे पे चर्चा की। तो उनकी ओर से जवाब आया कि जो उनका जेआरएफ क्लियर है ना, अगर अभी तक सीएसआईआर ने या एनटीए ने ई सर्टिफिकेट नहीं आया, तो अगर जेएम प्रॉब्लम तो यहाँ बेसिकली देखिए जेआरएफ का अवार्ड लेटर का ई सर्टिफिकेट को लेके है, क्योंकि जब तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पीएचडी में उनका एडमिशन नहीं होगा। मान लीजिए एक चीज, यहाँ दो मुद्दे हैं। अगर उनका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है और जेआरएफ अवार्ड लेटर उन्हें प्राप्त नहीं होता है तो उनकी जो स्कॉलरशिप है ना वो बनेगी नहीं। स्कॉलरशिप तभी बनती है जब उनका अवार्ड लेटर आ जाएगा। उस जिस यूनिवर्सिटी से या जिस आईआईटी से या जहां भी जिस किसी भी इंस्टीट्यूट से वो पीएचडी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, जब तक वो जमा नहीं करेंगे जो सर्टिफिकेट हमारा अवार्ड लेटर एनटीए द्वारा या सीएसआईआर द्वारा जारी होगा, जब तक उनको वो मिलता नहीं है तब तक उनकी स्कॉलरशिप जनरेट नहीं होगी। तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। बाकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है, कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि सर एडमिशन अगर हम नहीं दिखा पाएंगे, हमारा ई सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं आ रहा है, तो क्या हम इंटरव्यू के समय कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगी? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई है या सिर्फ नेट क्वालिफाई है या सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई है, तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड है। जो कुछ होगा सब अब आपका स्कोर कार्ड से होगा, क्योंकि बहुत पहले यूजीसी ने गाइडलाइन में कह दिया था कि 70 और 30 का रेशियो उन्होंने डिफाइन किया था। 70 जो हमारा स्कोर कार्ड एनटीए जारी किया है वो, और 30% जो है उनका
जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, एग्जेम्प्टेड में कौन नहीं है, सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले, सेकंड जो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए क्वालिफाई है और जो सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई है, वो 70-30 की रेशियो है। लेकिन जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई हैं, उनके लिए कोई भी 70-30 का रेशियो नहीं है, वो 100% कैटेगरी में है। वो बात यहाँ लिखी है, देखिए बी पार्ट यहाँ ध्यान से पढ़िए। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इंटरव्यू विथ 100% वेटेज। ये 100% वेटेज किसकी बात कर रहा है? सिर्फ उनकी बात कर रहा है जिनके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, या अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जिनके पास स्कोर कार्ड है। जब वो सर्टिफिकेट आएगा और वो अब सक्षम, जो जिस इंस्टीट्यूट से पीएचडी प्रोग्राम कर रहे हैं, जब वो जमा करेंगे, तब उनका जो है ना, ये जो उनको स्कॉलरशिप मिलने जा रही है, वो जनरेट होगी। विदाउट, ये तो पक्का मान के चलिए, अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आप पीएचडी में एडमिशन ले भी लेते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। राइट? स्कॉलरशिप तभी जनरेट होती है, वो प्रोसीजर है, प्रोसीजर यही है कि आपको उसका ई सर्टिफिकेट मिलना अनिवार्य है। अगर ई सर्टिफिकेट नहीं मिला, अगर लफड़ा लग गया, अगर जेआरएफ आपका भले ही स्कोर कार्ड में जेआरएफ क्लियर आपको लिख रहा है, लेकिन अगर आपको ई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो आपकी वो जो स्कॉलरशिप है, वो जनरेट नहीं होगी। ये तो बात पक्का मान के चलिए। तो जनरेट तभी होगी जब आपका जेआरएफ सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर जेआरएफ का अवार्ड लेटर आपको नहीं मिलता है, तो आपकी वो पीएचडी में इनरोल्ड होने के बाद भी आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिनका स्कोर कार्ड में चीज लिखी हुई है, ऐसा तो देखने में नहीं आया कि बंदा जेआरएफ क्लियर हो और उसके लिए सर्टिफिकेट न मिले, अगर कोई टेक्निकल इशू ना फंसता हो। लेकिन अगर कोई यही लेट होने का जो मतलब है ना, वो लेट होने का कारण यही है कि वो इंग्लिश से चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जनरली वो अपना सर्टिफिकेट जो है आप जारी कर देते हैं। बहरहाल यहाँ वो मुद्दा नहीं है कि अगर स्कोर कार्ड में जेआरएफ अवार्ड लेटर लिखा है, जेआरएफ क्वालिफाई लिखा है, तो आपका जेआरएफ का ही सर्टिफिकेट न मिले, जनरली मिलता है। हाँ, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं, टेक्निकल इशू अगर है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं, ये जो दी चीजें हैं बताना, ऐसा नहीं है। जब आप पीएचडी में इनरोल्ड हो जाएंगे, तो विदाउट जेआरएफ अवार्ड लेटर लिए भी आपको पीएचडी में इनरोल कर लिया जाएगा। ये तब के लिए जरूरत है, फिजिकल वेरिफिकेशन और लिखा डॉक्यूमेंट्स का, कि जब आप इनरोल्ड हो गए, अब आप दावा कर रहे हैं कि मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूं, कि मुझे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, उस केस में आपको ई सर्टिफिकेट जरूरी है। अदरवाइज पीएचडी में 100%, मतलब कि जो एजेम्प्टेड है, मतलब जिनका जेआरएफ है, वो एजेम्प्टेड है, 100% कैटेगरी में वही लोग आते हैं। और जनरली देश की जितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, अभी तो नियर अबाउट 80% इसी रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं। आईआईटी खैर अपनी बनाता है, वो जेआरएफ है, गेट वेट का भी वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, अन्य भी बहुत सारे वो पैरामीटर अपने चेक करते हैं। बट जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो जो यूजीसी की जो गाइडलाइन है, उसी के अनुरूप वो काम करना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर वो न फंसे। बहरहाल अभी तो 10-15% अपनी बातें हो सकती हैं, वही होगी ही। वो जो 70-30 का जो रेशियो खड़ा है, वहाँ कुछ टेक्निकल इशू फंस सकते हैं, तो वहाँ फर्दर भी हम लोग किसी वीडियो में बात करेंगे कि ये 70 और 30 की जो रेशियो है, इसका क्या रहस्य है। अगर आप कुछ समझते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के कमेंट्स करें, उस पे बताएं कि 70-30 की जो रेशियो है, इसका माया जाल क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इस पे जरूर एक बनाएंगे कि 70-30 जो रेशियो बनाई गई है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो लोग सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं, या जो सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई हैं, या लिखा भी है, देखिए ऑलरेडी यूजीसी ने क्लियर लिखा था, ये 70-30 की रेशियो है। 70% जो है उनका स्कोर कार्ड होगा, और 30% यही गेम खेली जाएगी। ये आपका 30% इंटरव्यू है। तो अब जरा टेक्निकल इशू यहाँ समझिएगा। मान लीजिए कोई बंदा नेट क्वालिफाई है, राइट, और कोई केवल पीएचडी क्वालिफाई है, और नेट और पीएचडी के बीच में मान लीजिए 3 नंबर का गैप है, या 6 नंबर या 7 नंबर का गैप है। तो हो सकता है कि ये 30 जो परसेंट है, या 70% ही लिखेगा, स्कोर कार्ड का जो 70% वो काउंट करेंगे, और 30% अपना जो इंटरव्यू बना है। तो ये संभव है, जैसे पहले हुआ है कि जेआरएफ क्लियर होने के बाद बच्चा पीएचडी के लिए दर दर भटकता रहा है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल मिले हैं, वो उस पीएचडी में इनरोल्ड नहीं हो सका है, और अपना वो यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसका पीएचडी में इनरोलमेंट हो गया, लेकिन जो कोई जेआरएफ क्वालिफाई है, वो पीएचडी बेचारा नहीं कर सका। मजबूरी बस कहीं स्टेट में गया, स्टेट यूनिवर्सिटी में किया, ताकि उसकी जो है जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप जो मिलनी जा रही है, किसी तरीके से बेचारे की बसी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं।
तो ये जो 70-30 की जो रेशियो है, इसके बात अलग है। ये हो सकता है कि आप नेट क्वालिफाई हैं और कोई एक केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई है, तो जो केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई है वो पीएचडी में इनरोल्ड हो जाए, आप नेट क्वालिफाई होने के बाद भी पीएचडी में इनरोल्ड ना हो सके। ये समस्या है। और इस पे आप कमेंट जरूर करिएगा कि जो केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई है 30% ने उसको पीएचडी में इनरोल्ड करा दिया, लेकिन जो नेट क्वालिफाई है वो पीएचडी नहीं कर सका। इस पे आप कमेंट आप जरूर करिएगा। बहरहाल जिन लोगों का जेआरएफ क्लियर है पीएचडी में इनरोल्ड के लिए जो भी नियम कानून है, आप 100% कुछ भी बनेगा, जिनका जेआरएफ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिनका जेआरएफ क्लियर है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एजेम्प्टेड है 100%। वो फ्री है, सिर्फ उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पे उनका पीएचडी होगी, क्योंकि यूजीसी की एक क्लियर कट गाइडलाइन है। और कुछ यूनिवर्सिटी मनमानी भले ही कर ले, लेकिन यूजीसी के नियम कानून से, जो नियम कानून है वो कहीं न कहीं वो नियम कानून से बंधे हैं, उसके परे नहीं जा सकते हैं। ये अगर वो कह देगा नहीं दैट इज द कंपलसरी, तो फिर उनको वही करना पड़ेगा। बहरहाल ये जो 70-30 का परसेंटेज है ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जो लोग जेआरएफ क्लियर हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो अब लेना ही लेना है, पीएचडी में इनरोल करना ही करना है। अगर से आपने नेट कोई क्वालिफाई है, कोई पीएचडी है, पीएचडी में इनरोल हो जाए, जेआरएफ वाला बच्चा वहां ना हो सके, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाह रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो लोगों को ये प्रॉब्लम थी, ऐसे तमाम हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो तमाम अपने नियम कानून पीएचडी में इनरोल के लिए बना रही हैं, जेआरएफ जिनका क्लियर है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम सर अभी सर्टिफिकेट नहीं आया है, हम लोग इंटरव्यू देने के बाद जब फिजिकल वेरिफिकेशन बुलाया जाए कहीं कैंसिल ना कर दें, नहीं ऐसा नहीं है, नेवर, ये सब होगा नहीं। वो तब तक आपका ई सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। अब उल्टी गिनती जो है हमें लगता है ई सर्टिफिकेट की शुरू हो चुकी है, क्योंकि फरवरी में उनका नेक्स्ट एग्जाम है। जल्दी से जल्दी ये सब चीज दे करके वो भी पिन हटाना चाहेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है, बड़ा इंस्टीट्यूट जो है ना, इतना बड़ा लफड़ा नहीं झेलना चाहता है। वैसे बच्चे बेचारे में लफड़ा झेल ही रहे हैं, लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, तो उम्मीद है कि अब जल्दी आ जाना चाहिए। तो जिनका जेआरएफ क्लियर है उनके लिए कोई प्रॉब्लम की चीज नहीं है, नहीं सर्टिफिकेट आया तो उनका पीएचडी इनरोल्ड हो जाएगा। बस प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, जब उनको जेआरएफ अवार्ड लेटर मिलेगा तभी उनका जो है स्कॉलरशिप जनरेट होगी। एक और हम बात, अपने एक मुद्दे की और बात करने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि जिनका इस बार जेआरएफ क्लियर हो गया, ठीक, अब तो जिनका जेआरएफ क्लियर हो गया उनको पीएचडी करनी है, स्कॉलरशिप लेनी है, लेकिन जो सिर्फ नेट क्वालिफाई है या पीएचडी क्वालिफाई है और इनकी एज है कि वो जेआरएफ के लिए फाइट करना है, तो डीके मैट ट्यूटोरियल नेट के लिए जो नेट निकाल चुके हैं या जो लोग सिर्फ पीएचडी निकाले हैं, जीआरएफ निकालना चाहते हैं, तो डीके मैट ट्यूटोरियल उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले रहा है। और फुल लेंथ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया है, हमने चारा ले चुके हैं, नेक्स्ट लेने जा रहे हैं। और बीके में ट्यूटोरियल के साथ जुड़ करके आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का हिस्सा हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कुछ करना नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन, ये जो नंबर है, ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मेरा है, इस पे आप भेज दीजिए। हमने एक बैच ही बनाया है CSIR नेट JRF के लिए, 2024 दिसंबर, जो अब एग्जाम प्रस्तावित आपका फरवरी में है, उसके लिए एक बैच ही बनाया है। तो उस बैच में आपको हम जो इतनी सूचना अगर हमें भेजते हैं तो उस बैच में हम आपको ऐड कर देंगे। तो कब हम क्लास लेते हैं और कब हम मॉक टेस्ट रखेंगे, इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।